वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैट्रिक क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने इम्पॉर्टेंट सैम्पल्स ऑफ सेट्स पढ़ी थी, इम्पॉर्टेंट सेट्स पढ़े थे और सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और वेज टू राइट अ सेट, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर हम क्या पढ़ रहे हैं, 9th और मैट्रिक की मैथ्स सिंटैक्स, 9th और मैट्रिक की सिंटैक्स STB मीन सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो। क्या है? यूनिट 1 और क्लास है 9th और मैट्रिक। सेट का नाम है सेट, यूनिट 1 का नाम है सेट। इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। आज जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो चीजें, वो है टाइप्स ऑफ सेट। क्या? टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेट का टाइप है वो है नल सेट। क्या? नल सेट। बहुत ही हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे भी इंशाल्लाह। आपको समझ में भी आएगा। इस लेक्चर को समझने के बाद इंशाल्लाह आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। पीछे जो 6, 7, 8 की मैथ्स है वो भी आप अगर इस लेक्चर को समझ गए तो वो भी आप सॉल्व कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे है नल सेट। तो नल सेट इट मीन्स, इसको अगर बोले हम के जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, 0 एलिमेंट्स हों, तो हम उसको कहेंगे नल सेट। इसको नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और बहुत सारे बुकों में लिखा हुआ है वाइड सेट। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, या कभी कहीं पे लिखा होता है 0 सेट, ये भी ठीक है। 0 सेट से आपको तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ऐसी कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। मींस अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ, हम कहीं पे खादी की कलेक्शन पे चले गए या जे डार्ट की कलेक्शन पे चले गए और जो ऑफर्स उन्होंने ऑफर की हुई हैं हमें, वहाँ पे जब हम शॉप पे पहुँचे, वहाँ पे उनके स्टोर पे पहुँचे, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी ऑफर अवेलेबल नहीं है या वो कलेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो उसको अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो शॉप जे डार्ट वालों का नहीं है या वो शॉप जो है वो खादी वालों का नहीं है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जे डार्ट वालों का वो शॉप है और खादी वालों का ही शॉप है, लेकिन जो ऑफर्स उन्होंने अब हमें दी थी वो अवेलेबल नहीं है। तो वो जो कलेक्शन कहलाएगी, वो दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट। ओके, अगर यूं कहें कि अ सेट, क्या? अ सेट हैविंग नो कलेक्शन या नो एलिमेंट, तो भी सही है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इट इज कॉल्ड एज अ नल सेट। और नल सेट को हम जिस सिंबल से जाहिर करते हैं, नल सेट, सेट इज denoted by this symbol are written as like this। अब ये जो मैंने सिंबल लिखी है, ये नल सेट को जाहिर करती है। वैसे ये नल सेट है नहीं, जाहिर सी बात है, जब नल सेट को जाहिर करती है तो नल सेट तो हो जाएगी, लेकिन ये एक ग्रीक लेटर है जिसका नाम है फाई। ओके, हम नल सेट को इस सिंबल से भी जाहिर कर सकते हैं। अगर यही सिंबल लिखेंगे सिंपली, अगर मैं कोई कहीं पे भी सेट के चैप्टर में ये सिंबल लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि ये नल सेट है, मींस इसमें कोई कलेक्शन नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया नल सेट। उसके बाद होता है
सिंगलटन सेट। अब इसको देखें, सिंगलटन सेट, सिंगल ऐसी कलेक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट हो तो वो कलेक्शन क्या कहलाती है, वो कहलाती है सिंगलटन सेट। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो वो हो जाएगा अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट which has only one element, it is called as a singleton set। या हम कहें a set with one element, it is called as a singleton set। अगर यूं लिखें 1 2 3, मैंने इसको क्या पढ़ा है 1 2 3, लेकिन ये है 123। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब कभी कॉमा हम एलिमेंट्स नंबर्स के दरमियान लगाएंगे तो फिर वो सेपरेट हो जाएंगे एलिमेंट। अगर यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगा रहे और इसको पढ़ रहे 123 तो इसमें एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 123। अगर इसी को हम इनके अंदर हम कॉमा लगा देंगे तो फिर ये हो जाएगा 3 एलिमेंट, जो ऐसा सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने एग्जांपल लिखना है सिंगलटन सेट का, तो ये आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ये भी क्या है, एक सिंगलटन सेट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 तो ये भी आपका क्या है, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर हम लिखें का सेट, इसको क्या लिखे हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to even prime number, x such that x belongs to even prime number। तो ये भी आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। अगर प्राइम नंबर आप देखना चाहें, मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में प्राइम नंबर का सेट लिखा था, तो पूरे प्राइम नंबर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आते हैं, वहां पे सिर्फ 2 के अलावा बाकी जितने भी नंबर है वो ऑड नंबर है। तो एक ही नंबर है 2 जो इवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगलटन सेट में इसका एग्जांपल लिखा है कि ये आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। ओके, उसके बाद फाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट सेट को समझे, अ सेट हैविंग लिमिटेड एलिमेंट, काउंटेबल एलिमेंट। ओके, ऐसा सेट, ऐसी कलेक्शन जिसकी ऐसी कलेक्शन जो काउंटेबल हो, जो मेजरेबल हो, जो लिमिटेड हो, तो वो कलेक्शन का क्या कहलाती है, वो कहलाती है फाइनाइट सेट। मैं कहता हूं कि ऐसी कलेक्शन, ऐसी नंबरिंग न्यूमेरल्स जो स्टार्टिंग जिस कलेक्शन की स्टार्टिंग का भी पता हो और एंड का भी पता हो, तो वो कलेक्शन जो कहलाएगी वो फाइनाइट कलेक्शन कहलाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 अप टू 100, तो ये जो कलेक्शन है ये आपकी फाइनाइट कलेक्शन है। इसकी इनिशियल पॉइंट का भी पता है और फाइनल पॉइंट का भी पता है, तो ये कहलाएंगे फाइनाइट सेट। आगे है इनफाइनाइट सेट। इसको समझ लें, ऐसी कलेक्शन, ऐसे नंबर्स, ऐसे सेट जिनका स्टार्टिंग वैल्यू तो पता हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो, लेकिन एंड पॉइंट का पता ना हो। एंड, यहाँ पे मैं जो एंड बोल रहा हूं वो END बोल रहा हूं, एंड ये नहीं, आपको ये ध्यान में हो। इस एंड का मतलब होता है और इस एंड का मतलब है लास्ट, खत्म। ओके, तो मैं इस बात ये एंड बोल रहा हूं, ऐसी कलेक्शन जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू का पता हो और लास्ट वैल्यू का पता ना हो, हम और लास्ट खत्म भी ना हो, तो वो कलेक्शन कहलाएगी इनफाइनाइट सेट। अगर यहीं पे ही मैं लिख लूं 1 2 3, तो आगे कुछ पता नहीं, तो ये जो कलेक्शन बन जाएगी ये बन जाएगी इनफाइनाइट सेट। एक दो एग्जांपल मैं और देना चाहता हूं आपको। एक एग्जांपल ये है कि एक पॉइंट से, एक पॉइंट है, पॉइंट बोलते हैं जो जिसको कोई डिस्टेंस ना हो,
एक पॉइंट से कितनी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो तो जब पहुंचेंगे हम एक्सरसाइज में तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको एग्जांपल को समझें। एक पॉइंट में से कितनी लाइंस क्रॉस हो सकती हैं। अब यहां पे देखें, एक लाइन मैंने पास की, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठी, किसी भी तरह लाइन कहीं से भी गुजरे, लेकिन कहीं से भी आए लेकिन उस पॉइंट से गुजरे, तो दैट लाइन मींस बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी। यहाँ यहीं पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहीं पे देखें तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये किसका एग्जांपल है? ये इनफाइनाइट का एग्जांपल है। अगर यहीं पे एक एग्जांपल मैं लिखूं कि दो पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इसको समझिए। दो पॉइंट, यहां पे देखा हमने, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो रही हैं, और यहां पे है कि दो पॉइंट से कितनी लाइंस पास होंगी। अलग अलग मतलब बात नहीं हो रही, बात यहाँ पे ये हो रही है कि एट ए टाइम, सेम टाइम कितनी लाइंस पास होंगी इन दोनों पॉइंट से। तो एक ही लाइन पास होगी एट अ सिंगल टाइम। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है? ये है आपका फाइनाइट का एग्जांपल। तो ये आपके हो गए नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। आगे हम पढ़ रहे हैं इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट ए, उसमें क्या कंडीशन है? उसमें कंडीशन ये है, ऑर्डर ऑफ सेट्स इक्वल हो और एलिमेंट्स सेम हो। एक फर्स्ट दो कंडीशन है इक्वल सेट्स में। इक्वल सेट कब बनेंगे? अब यहाँ पे बात हो रही है इक्वल सेट की। जब इक्वल सेट की बात हो रही है तो कम से कम जो सेट होंगे इक्वल के लिए दो होंगे। जाहिर सी बात है, एक सेट को हम क्या लेते फिरेंगे? एक सेट की इक्वल तो हम तो निकाल ही नहीं सकते किसके बराबर है। किसके बराबर मींस दूसरा सेट चाहिए हमें, ठीक है। तो इक्वल के लिए हमें दो सेट्स चाहिए। उन दो सेट्स में हमने क्या देखना है? फर्स्ट, उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरा, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट या जो जिन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, तो वो इक्वल कहलाएंगे और इक्वल लिखेंगे ए इक्वल टू बी। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो होंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर की जो मैंने बात की है, तो ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? हम इस तरह लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मींस ए सेट है उसका ऑर्डर। इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ सेट बी इज 3। ओके, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है। और आगे है ए बराबर है 2 1 3 और बी बराबर है 1 2 3। क्या ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं कि नहीं? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, राइटिंग ऑफ एलिमेंट इन अ सीक्वेंस डज नॉट मैटर। ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि एलिमेंट जो हो वो सीक्वेंस में हो, मैनर्स में हो या बगैर मैनर्स के हो। ये तो अच्छी बात होगी जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं किसी सीक्वेंस में, मैनर्स में, किसी चीज को डेकोरेट करते हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई चीज हमारे घर में पड़ी हुई है, हमारा अपना घर है, कोई चीज कहीं पे पड़ी है, कोई चीज कहीं पे पड़ी, वो तो हमारी मर्जी है, लेकिन है तो हमारी ना। अगर मेरी चीज रूम से बाहर पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज जो बाहर पड़ी है वो किसी और की है, वो भी मेरी है। अगर अपनी चीज को मैं अपने रूम में कहीं अच्छी जगह पे मीन्स कहीं पे राइट जगह पे रख दूंगा तो वो तो अच्छी बात है, डेकोरेट हो जाएगा मेरा रूम। तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस में एलिमेंट लिखना ये मतलब नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बस ये होना चाहिए कि एलिमेंट सेम हो। अब यहाँ पे देखें 1 भी है, 2 और 3, यहाँ पे
1 2 3, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इनका ऑर्डर भी 3 3 है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ए बराबर हो गया बी के। ठीक है, और ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, या हम कुछ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए, इस तरह एन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इस तरह भी हम इन ऑर्डर्स को लिख सकते हैं। ओके, तो इक्वल सेट में कौन सी चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक ऑर्डर और दूसरे उनके एलिमेंट्स सेम हो तो वो सेट्स कहलाएंगे इक्वल। देन होता है इक्विवेलेंट। क्या इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट में एक ही प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, एक ही चीज को डिस्कस करते हैं। जब ऑर्डर ऑफ सेट्स इक्वल होगा, मींस जो भी सेट्स हों उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर इक्वल होगा तो वो आपके हो जाएंगे इक्वल सेट। अब ये जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर बराबर है, और लिखेंगे हम ए इक्विवेलेंट बी। अगर कहीं पे बराबर नहीं होंगे तो लिखेंगे ए डज नॉट इक्विवेलेंट बी। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह एक क्वेश्चन गिवन हो कि ऑर्डर ऑफ ए is 5, order of B is also 5, then can we find equal set? No, इसका आंसर है no। क्या जब ऑर्डर्स गिवन हो, जितने भी सेट्स हैं उनके ऑर्डर्स गिवन है, सिर्फ और सिर्फ हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? इक्वल सेट का। तो जब ऑर्डर्स में मींस ऑर्डर्स गिवन है सेट्स के और पूछ रहा है क्वेश्चन इक्वल का, तो वहां पे हम इक्वल का क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इक्वल सेट्स के लिए जरूरी है कि उनके एलिमेंट्स हमें पता हो। जब तक हमें एलिमेंट्स पता नहीं होंगे तो हम इक्वल सेट को डिस्कस नहीं कर सकते। जब ऑर्डर्स गिवन होंगे तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां से पता चलेगा कि सेट ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 5, ऑर्डर ऑफ सेट बी इज 5, सो ए इक्विवेलेंट बी। इसी तरह ऑर्डर ऑफ A is 3, order of B is 5। अब यहाँ पे क्या है कि order of A does not equals to order of B, मीन्स जब इक्वल नहीं है ऑर्डर तो ये आपके आसपास में हो जाएंगे does not equivalent। और मजे की बात अगली जो पॉइंट है वो ये है कि आप याद रखें all the equal set are said to be a equivalent set, और all the equivalent set may or may not equal set। सबके सब इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे और ये जरूरी नहीं है कि सब इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। अब यहां पे देखें, ये दो सेट इक्वल थे, ये दोनों ही सेट इक्वल के साथ साथ इक्विवेलेंट भी हैं। अगर यहां पे हम देखें, ये दो सेट मेरे नाम सेम दिए हैं लेकिन ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन क्या ये इक्वल भी हैं? पॉसिबल ये है कि ए के जो एलिमेंट हो सकते हैं वो इस तरह हो सकते हैं कि ए यहाँ पे इस सेट में ए के जो एलिमेंट हैं हो सकता है ए बी सी डी और ई तक हों, और इस सेट बी में जो एलिमेंट हों वो हों 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखें, इस सेट ए में भी 5 एलिमेंट हैं, इस सेट बी में भी 5 एलिमेंट हैं, लेकिन इन दोनों सेट्स में एलिमेंट डिफरेंट हैं। सीक्वेंस बात नहीं कर रहा। अगर ए सेट में एलिमेंट देखें तो ए बी सी डी ई, और बी सेट में एलिमेंट देखेंगे तो वहां पे है 1 2 3 4 5। ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो इससे पता ये चला कि सब के सब इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं और सब के सब इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट इक्वल सेट। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस किया वो टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसेट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।